नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। यूपी में लोकसभा की चुनावी जंग हारने के बाद बीजेपी में नई सियासी जंग शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनावों में हार की समीक्षा कम, ब्लेम गेम ज्यादा हुआ। बहस इस बात पर छिड़ गई कि बीजेपी में संगठन बड़ा या सरकार। संगठन और सरकार की इस जंग में यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम अब आमने सामने हैं। मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब लखनऊ की लड़ाई दिल्ली तक आ पहुंची है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि रविवार को लखनऊ में हुई बैठक में दोनों की मुलाकात हुई है, तो फिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं? यूपी में हार पर मंथन के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में हैं। दिल्ली में आला कमान से भेंट मुलाकातों का सिलसिला जारी है और कयासों का दौर भी। कयास इस बात के कि क्या सीएम योगी की कुर्सी खतरे में है। ये अटकलें इसलिए क्योंकि इससे पहले लखनऊ में बीजेपी की बैठक में जो देखने को मिला वो पहले कभी देखने को नहीं मिला था। लखनऊ के लोहिया सभागार में रविवार को हुई बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शीर्ष नेताओं के बीच तलवारें खिंचती हुई नजर आई। नाराज कार्यकर्ताओं के चेहरे और बुझे हुए मन से आगे की लड़ाई लड़ने की कोशिश साफ नजर आई। इस दौरान योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की पुरानी अदावत भी सामने आ गई। कार्यकर्ताओं को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो सियासत के गलियारों में बड़े संकेत दे गया। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा, बीजेपी में सरकार से बड़ा संगठन है, संगठन था और रहेगा। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बोलते हुए अपनी लकीर खींच डाली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हार के पीछे अति आत्मविश्वास की बात कह डाली। वो अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी गवर्नेंस को लेकर साफ कह दिया कि जिस अंदाज में उनकी सरकार चल रही है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब संगठन के बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे तो उसका जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहकर दिया कि जब विपक्ष झूठे नैरेटिव गढ़ रहा था तो हमारे कार्यकर्ता जवाब क्यों नहीं दे पाए। केशव प्रसाद मौर्य के निशाने पर सरकार थी तो मुख्यमंत्री योगी के निशाने पर संगठन था और इसीलिए उन्होंने अति आत्मविश्वास शब्द का इस्तेमाल किया। सीएम योगी ने कहा कि चुनाव के नतीजों से किसी को बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल इसका अर्थ निकालने वाले कुछ भी निकालें, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि वो भी बैकफुट पर नहीं जाने वाले। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनावों में हार की समीक्षा कम, ब्लैकमेल ज्यादा हुआ है। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछले कई हफ्तों से कैबिनेट मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम को बेबाक बोलते देख उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कुछ और नेता सरकार के खिलाफ अब खुलकर बोलने लगे हैं। उन्हें लगता है कि जब बड़े नेता बोल रहे हैं तो उन्हें क्या गुरेज है। अनुशासन के लिए पहचान रखने वाली पार्टी बीजेपी में बयानों की बहार है।
पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और विधायक अपने अपने हिसाब से सार्वजनिक रूप से पार्टी को नसीहत दे रहे हैं, हार के कारणों की व्याख्या कर रहे हैं और 2027 में हार तक की चेतावनी दे रहे हैं। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार, बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। तो क्या यूपी में हार ने बीजेपी के चरित्र को बदल कर रख दिया है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी से आत्मचिंतन की बात जरूर की है। यह नसीहत सबके लिए है, चाहे संगठन हो या सरकार। अब देखना ये है कि क्या खिंची हुई तलवारें वापस म्यान में जाती हैं या फिर आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्तर पर मचा घमासान यूं ही बना रहता है। लेकिन यदि ये सिलसिला बनता है तो पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में संगठन को सरकार से बड़ा बताने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात कर वो अपनी बात रखेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि योगी सरकार में कलह चल रही है, जिसकी वजह से केशव बार बार नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए के कई बड़े नेता पार्टी के खिलाफ ही अब सवाल उठा रहे हैं। लखनऊ की लड़ाई अब दिल्ली तक आ पहुंची है। इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता अतुल यादव जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और इस डिबेट में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मोहम्मद अमीन अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे। शांत प्रकाश जाटव जी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और अभी तो ज्यादा वक्त बीता नहीं था जब कार्य समिति की बैठक हुई है, जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हुए थे। अब दिल्ली में जिस तरीके से जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है और बीजेपी में संगठन और सरकार की लड़ाई जो खुलकर सामने आने लगी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि अब इस पर तमाम लोग, विशेष तौर पर विपक्ष, आपके मजे लेता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरीके से अभी ये जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है, इसमें पार्टी के तमाम नेताओं ने चुनाव के ऊपर जो समीक्षा है उसके ऊपर क्या उनकी प्रतिक्रिया है, उसको रखा है। आप सब लोगों ने उसको देखा भी है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब बिंदुओं पर चर्चा, चूंकि विषय सामने आया, अब उसके बाद में आगे किस तरीके से रणनीति और योजना बननी है, वो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। चूंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी में, तो सब लोगों को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार भी है और उस पर अच्छा निर्णय हो, ताकि पार्टी जो है बेहतर तरीके से काम कर सके, सभी कार्यकर्ताओं का जो है मनोबल बना रहे और उत्साह के साथ में वो लोग काम करें। इस चीज को ध्यान में रख करके जो हमारे जो संगठन का नेतृत्व है, मैं समझता हूँ उस पर विचार करेगा। और केशव प्रसाद मौर्य जी किस संदर्भ में आए हैं, ये स्थिति स्पष्ट नहीं है और चूंकि सारा विषय परसों चर्चा हो ही चुका है, तो किस संदर्भ में आए इस बारे में मुझे मालूम नहीं है कि किस कारण से आए हैं। और जब बड़े नेता हैं तो स्वाभाविक बात है किसी न किसी विषय पर सकारात्मक चर्चा हो, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन तमाम जो बातें हैं वो तो यहाँ पर निकलकर सामने आ ही रही हैं। और क्योंकि अगर बात करें बीजेपी को लेकर, तो एक समय था, शांत प्रकाश जाटव जी, लोकसभा चुनाव से पहले की ही बात कर लीजिए तो देखिए कि किस तरीके से बीजेपी को सबसे अनुशासित पार्टी कहा जाता था। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी में सीटें आप लोगों की क्या कम हुई उत्तर प्रदेश के भीतर, उसके बाद बयानों की बहार आ गई है। चाहे यहाँ पर देखिए संजय निषाद जी की बात कर लीजिए, वो भी किस तरीके से आपको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप इसी तरीके से बुलडोजर चलाते हुए नजर आएंगे तो क्या आने वाले समय में आपको जीत मिलेगी। इसके
साथ ही आपके जौनपुर से विधायक वो भी सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पार्टी की जो अभी की स्थिति है उससे तो नहीं लगता कि 2027 में हम चुनाव जीतेंगे। देखिए, जहाँ पर बुलडोजर चलने की बात है वो कोई जानबूझ करके किसी पर नहीं, तो प्रशासनिक कार्रवाइयां हैं। कहीं अवैध रूप से निर्माण हो रखा है तो उस पर कार्रवाइयां होंगी। और दूसरा, हम अनुशासित पार्टी हैं और पूरी तरीके से सब चीजें जो चर्चाएं हो रही हैं वो अनुशासन में ही हो रही हैं। अनुशासन का अर्थ ये नहीं है कि मुंह पर उंगली रख करके बैठे रहें। अगर कहीं कुछ अनियमितता या कुछ अच्छे सुझाव हैं तो उस पर सबको बोलने का अधिकार है। और साथ ही साथ उस पर जो अच्छे सुझाव हैं या कोई विषय जिस पर सबकी सहमति नहीं बन रही है उसको मंथन और तो ये तो पार्टी का मामला है ना सर, और अंदरूनी मामला है तो अंदर ही बातें हो जानी चाहिए, ये बाहर तक तो नहीं आनी चाहिए, ताकि बाकी लोगों को भी आपके ऊपर निशाना यहाँ पर सवाल या निशान उठाने का मौका मिल सके, अवसर मिल सके। इन बातों को तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा ना। शांत प्रकाश जाटव जी, सर मैं वापस से आपके पास आऊंगी। कौन सी बात जो है ना बाहर हुई है मुझे ये बताएं। अभी तो मैंने आपको 2 उदाहरण दिए ना सर। आप ही के विधायक कह रहे हैं कि 2027 में हम जीतने वाले नहीं है, उन्होंने तो पहले ही घोषणा कर दी है आपकी हार को लेकर। किसी और के विधायक नहीं है ना जौनपुर से। बात कही है। हाँ। हम उस पर देखिए, उसमें बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपनी बात कही है। सर अगर कोई दूसरी पार्टी का होता तो फर्क नहीं पड़ता, आप ही की पार्टी का अगर विधायक कहता है तो उससे फर्क पड़ता है ना। शांत प्रकाश जी, मैं वापस से आऊंगी आपके पास, लेकिन अतुल यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आऊंगी वापस से आपके पास। लोकतांत्रिक पार्टी ठीक है, अतुल यादव जी ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक ने जो बयान दिया है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनके जौनपुर से विधायक कह रहे हैं कि 2027 में हम जीतने वाले नहीं हैं। जी रेखा त्यागी जी, इनकी पार्टी में की जो अंतरकलह है वो पूरे अब देश और उत्तर प्रदेश को पता चल चुकी है और इनके जो आपसी मतभेद है सभी सतह पे आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि माननीय योगी जी ने कहा कि हमारा अति आत्मविश्वास हमें ले डूबा, या हमारा अति आत्मविश्वास जैसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया जो इतवार को वो मीटिंग हुई थी। माननीय केशव मौर्य जी ने कहा कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि माननीय योगी जी ने किसकी तरफ इशारा किया, ये सोचने की विषय है। माननीय योगी 400 प्लस का नारा किसके द्वारा दिया गया था, यानी अति आत्मविश्वास किसका है, ये आप सोच सकते हैं। मैं शब्दों में बयान कर दूं, बताओ खुलेआम शब्दों में बयान कर दूं? नहीं ठीक है। नहीं 400 का नारा किसने दिया था? एक चीज। दूसरी चीज है कि एक चीज है संगठन और सरकार में तनातनी मची हुई है। संजय निषाद जी जो इनके सहयोगी दल में है और अभी और इनकी कैबिनेट में मंत्री भी हैं, उन्होंने बुलडोजर की बात उठाई। माननीय अनुप्रिया पटेल जी जो है कि सेंट्रल में मिनिस्टर हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार में इनके परिवार मतलब पार्टी के लोग सदस्य कैबिनेट में हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आरक्षण पे बात उठाई कि जो है पिछड़ों के आरक्षण के संदर्भ में जो अभ्यर्थी होते हैं उनको मतलब जो जिनमें इंटरव्यू किए जाते हैं उनको मतलब आयोग दर्शा करके अगले मतलब हटा दिया जाता है। बाद में जब नई लिस्ट आती है तो ऐसा कुछ बात उन्होंने लिखी और खुलेआम इसकी चर्चा पर चर्चा हुई। तो ये क्या है कि अंतरकला जो है इनके सहयोगी दल प्लस इनके विधायक, इनके पूर्व मंत्री जो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो जितना तो ये सब चीजों को तो ये संभाल नहीं पा रहे हैं और ये जो है कहीं ना कहीं अपने अंतर्द्वंद और अंतरकला में डूबे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में जो है इनका सब इनके विषय में जान चुके हैं। और रही बात, इन्होंने विकास की कभी बात नहीं करी, रोजगार की कभी बात नहीं करी, महंगाई की कभी बात नहीं करी। और चलिए ठीक है ना, उन विषयों को उठाने के लिए तो आप हैं ना, आप लगातार ये विषय उठा ही रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगी। लेकिन विजय कौशिक जी, क्योंकि यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा बीजेपी ने किया था, लेकिन ऐसे में आपने और आपकी सहयोगी पार्टी सपा ने केवल 33 सीटों पर इनको समेट दिया। निश्चित रूप से इस बार बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है और आप दोनों को उत्तर प्रदेश में इस बार काफी लाभ मिला है। सर हार जीत होती रहती है और उसके बाद पार्टियां आगे के चुनावों की रणनीति बनाती हैं, लेकिन यूपी में बीजेपी की सीटें जब से कम हुई हैं, हार के झटके अब पार्टी में खींचतान पर आकर अटक गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब कई ग्रुप में बढ़ चुकी है
बड़े सीधे शब्दों में तो कह, एक गुट है जो चाहता है कि योगी जी सीएम ना, और खुद मोदी जी चाहते हैं कि योगी सीएम ना, जो उनको लगता है कि भी ये व्यक्ति उनके लिए खतरा हो सकता है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान को भी इसी प्रकार मध्य प्रदेश में निपटाया था, और जो हमें जानकारी है वो ये है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में योगी जी से कहा गया था कि वो लोकसभा का चुनाव करें और केंद्र में मंत्री बने, तो उनको मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है भाजपा। अब वो फिर भी टिके हुए हैं, तो निश्चित तौर पर घड़ेबाजी तो बीजेपी में चल ही रही है। ठीक है, मैं सर इस पर जवाब ले लेती हूँ। जो बातें आप यहाँ पर कह रहे हैं, शांत प्रकाश जाटव जी, अभी आपने सुना होगा विजय कौशिक जी को, वो कह रहे हैं कि जो माहौल है वो उत्तर प्रदेश में दरअसल क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और ये माहौल इसलिए बनाया जा रहा है कि मोदी जी कभी योगी जी को पसंद ही नहीं करते थे। वो पहले से ही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी से योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए। इस वजह से ये पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये इनको पहले से पता था। देखिए, एक अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान में रख लें कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता किसी की पसंद से नहीं बल्कि जनता की पसंद से नेता बनता है। अगर आपको याद हो तो योगी आदित्यनाथ जी 2014 में हम जब चुनाव जीते उसके बाद में 2017 में योगी आदित्यनाथ जी सांसद थे। वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे, उनके ऊपर वो चुनाव नहीं लड़ा गया था। उनको तो जनता ने स्वीकार किया और जनता ने उनको जो है ना मैंडेट पूरे मतलब बगैर चुनाव के उनकी मांग बनी, और तब जाकर के योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और ठीक उसी तरीके से 2022 में जनता ने उनको बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी को अगर मोदी जी को ना पसंद होते तो 2017 में उनको क्यों बनाते। तो ये बातें कहना, इन लोगों को कुछ भी कहना है ना, मगर इनफैक्ट क्या है कि हमारे यहाँ पर कोई भी नेता किसी की पसंद से नहीं, जनता की पसंद से बनता है, अपने कामों के कारण से बनता है। और इसी वजह से आज योगी जी सबके बीच में लोकप्रिय भी हैं और बेहतर काम भी कर रहे हैं। नहीं, अभी तक तो योगी जी लोकप्रिय थे, इस बात में देखिए कोई दोहराए नहीं है शांत प्रकाश जाटव जी, क्योंकि जहां जहां बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा था, तो हमने देखा कि बाकी राज्यों में भी इसी तरीके से वहां की सरकारों ने बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई है वो तेजी से शुरू कर दी। लेकिन अब बुलडोजर का ही विरोध हो रहा है, और वो विरोध क्योंकि पहले तो विपक्षी पार्टियां करती थी, अब तो आपकी सहयोगी पार्टियां भी करती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। जो योगी जी कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को लेकर प्रश्न उनके ऊपर किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, अगर आप इसी तरीके से काम करते रहे तो जनता कैसे आपको वोट देगी। डेलिबरेटली योगी जी नहीं चला रहे हैं बुलडोजर, जहाँ पर भी अतिक्रमण है वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। इसलिए बुलडोजर के ऊपर जो बात कही जा रही है इस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। ये केवल जो है जहाँ जहाँ पर गलत तरीके से निर्माण हो रखे हैं, तो ये बात तो सर आप संजय निषाद जी को समझाइए ना। अगर ये बात आप यहाँ पर जनता के बीच कह रहे हैं तो ये संजय निषाद जी को भी समझनी चाहिए कि सार्वजनिक रूप से वो तो इस तरीके से बयान दे रहे हैं और अपने ही सहयोगियों की फजीहत कर रहे हैं, विपक्ष को मौका दे रहे हैं। विजय कौशिक जी, आपकी टिप्पणी भी इस पर लेना चाहूंगी। जी, मैं देखिए बड़ी सीधी सी बात आपसे कह रहा हूँ कि आज बीजेपी में गुटबाजी है और सब पैजार है। इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि दूसरी पार्टियों से इम्पोर्ट करके जिन नेताओं को बीजेपी में लोग ले गए धन बल के दम पर या सीबीआईडी का डर दिखाकर, उन लोगों को तो इन्होंने किसी को राज्यसभा सांसद बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। बीजेपी का जो कार्यकर्ता इतने लंबे समय से दरी बिछा रहा था उसके हाथ में झुंझुने के अलावा तो कुछ है नहीं। तो उन लोगों में क्या आक्रोश है, यानी कि बीजेपी को हरा रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो दिल्ली हो। इसी तरीके से इनकी स्थिति पूरे देश भर में होने वाली है। तो भाजपा को हरा रही है, और उस भाजपा से हराने में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि मोदी जी चाहते हैं कि योगी जी का बंटाधार हो, उनका सुपड़ा साफ हो, ताकि वो अपने पसंद के किसी पिट्ठू को आराम से उस सीएम की गद्दी पर बैठा सकें। क्योंकि मोदी जी अपना जो चाल चरित्र चेहरा है वो पहले भी कई बार दिखा चुके हैं। वो यही संदेश देश भर में देना चाहते हैं कि भाई न खाता न बही, मोदी जी जो करें वो सही।
यानी कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगर किसी को भी नकारा व्यक्ति को भी बिठा देंगे तो देश की जनता को या उनकी पार्टी को स्वीकार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश इसका उदाहरण है, राजस्थान इसका उदाहरण है, गुजरात इसका उदाहरण है, जहाँ कई बार मुख्यमंत्री कुछ ही समय में बदले गए। तो वो चीज मोदी जी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं कर पा रहे, इसलिए वहाँ पर तमाम तरह के षड्यंत्र भाजपा के खिलाफ कर रही है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। ठीक है विजय कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें बीजेपी की और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में, तो कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जो बयान है वो लगातार अब बाहर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ उनके अपने ही अब मोर्चा खोलने लगे हैं। केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी नड्डा से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। और सर 2 दिन पहले लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति में दोनों की मुलाकातें भी हुई थी। बैठक के दौरान 3 दिन में दूसरी बार अब ये मिल रहे हैं। इन मुलाकातों को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने बयान भी दिया था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। मोहम्मद अमीन जी, चलिए लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क साधने की हम कोशिश यहां पर करेंगे। लेकिन अतुल यादव जी, क्योंकि तमाम तरह के जो बयान हैं वो इस दौरान निकलकर सामने आ रहे हैं। संजय निषाद की अगर हम यहां पर बात करें तो संजय निषाद ने इस दौरान यूपी के कई प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों को लेकर यह भी कहा कि जो अंदर से हाथी और साइकिल यानी कि सपा और बसपा के रूप में काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों ने हमारे नेताओं को और कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया, सब रंगबाज हैं। मौका आने पर ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाएंगे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ काम किया जाएगा, क्योंकि इनकी वजह से पार्टी को घाटा हुआ है। जैसे त्यागी जी, सरकार किसकी है और प्रशासन कौन चला रहा है, सबसे बड़ी इतनी बात, अपनी विफलताओं को ये नहीं समझ पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नीतियों को जनता ने पसंद किया। समाजवादी पार्टी धरातल पर काम करने वाली बात थी। जब हमारी सरकार थी तो हमने रोजगार की बात करी, हमने विकास की बात करी और उन चीजों को आज जनता भी समझ रही है। रही बात इनकी अंतर्द्वंद की जो कला है, वो मतलब सरकार की आपस में नहीं बन रही है और भाजपा संगठन के भी आपस में जो है टकराव हो रखे हैं। सरकार और संगठन में टकराव हो गया है, तो इंजन टकरा गए हैं। माने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही थी कि जो डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, तो आज दिख रहा है कि डबल इंजन जो है आपस में टकरा रहे हैं। ये आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा मुख से कई बार सुना भी होगा। तो आज वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो कहा गया था कि डबल इंजन टकरा रहे हैं, तो आज डबल इंजन वाकई में टकरा रहे हैं। विकास के नाम पर नहीं टकरा रहे हैं, अंतर्द्वंद के नाम पर टकरा रहे हैं। ठीक है, शांत प्रकाश जी से मैं जवाब ले लेती हूँ इस बात पर। वो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर नहीं बल्कि अंतर कलह जो मची हुई है, इस वजह से डबल इंजन जो हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। और इस बात को जो अतुल यादव जी कह रहे हैं, कई बार अखिलेश यादव मंचों से कहते हुए नजर आ रहे थे। शांत प्रकाश जी, देखिए अखिलेश यादव जी जिस तरीके से पिछड़ा और दलित की जो मुहिम लेकर के चल रहे हैं, कमर का झूठ बोलना उन्होंने, इनके कारण से उत्तर प्रदेश के 1,28,000 अनुसूचित जाति के जो कर्मचारी हैं वो रिवर्ट हुए। इनके कारण से उनको प्रोन्नति में आरक्षण नहीं मिला। ये आरक्षण के ध्रुव विरोधी हैं। अखिलेश यादव जो हैं वो बिल्कुल जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने आरक्षण के विषय पर जनता को गुमराह किया, जिन्होंने खुद 1,28,000 लोगों की प्रोन्नति में जो आरक्षण था वो ना दे करके वो रिवर्ट हो गए। जो लोग जो है ना तहसीलदार बने हुए थे वो लेखपाल हो गए, जो लोग SDM थे वो तहसीलदार हो गए, जो असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे वो जूनियर इंजीनियर हो गए। ठीक है शांत प्रकाश जाटव जी, क्योंकि समय का अभाव है सर, समय का अभाव है और मोहम्मद अमीन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक सेकंड सर, मोहम्मद अमीन जी भी जुड़े हुए हैं और समय का अभाव है, जरा फाइनल रिएक्शन वाली बात पर जहाँ पे दब रहे हैं आप बंद कर देते हैं, क्या है मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शांत प्रकाश जी, समय नहीं है, आप भी जानते हैं ना, समय आप जानते हैं डिबेट का कितना है। वो लास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं सर, ओपन रख रहा हूँ सर, वो लास्ट में जुड़े हैं, उनसे मैं सवाल करूँ या नहीं करूँ?
आप बता दीजिए कोई ना बात सर, नहीं, आपसे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं ना सर, समय नहीं है, समय का अभाव है। मैं सिर्फ निवेदन कर सकती हूँ, आपसे निवेदन ही कर रही हूँ क्योंकि उनको डिबेट में जोड़ा है। एक सवाल उनसे भी लेने दीजिए। ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य, मोहम्मद अमीन जी, क्योंकि कह रहे हैं लगातार कि सरकार से बड़ा संगठन है और जो यूपी की जो लड़ाई है बीजेपी की, वो अब खुलकर सामने आने लगी है। केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी नड्डा से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और सर 2 दिन पहले ही लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति में दोनों की मुलाकात हुई थी। 3 दिन में दूसरी बार अब मुलाकात हो रही है। किस तरीके से इस मुलाकात को आप देख रहे हैं? देखिए ईशू जी, बात यह है कि बीजेपी पार्टी के अंदर ये पहले अध्यक्ष थे मौर्य जी, प्रदेश के अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में 14 का इलेक्शन हुआ और जीतने के बाद पार्टी पावर में आई। उसके बाद ये 22 का भी इलेक्शन हुआ, उसमें भी पावर में आए उत्तर प्रदेश के अंदर। अब देखने वाला माहौल ये है कि चूंकि अब की बार हार गई ये पार्टी, काफी अच्छी सीटें हारी है बीजेपी की पार्लियामेंट की, और जबकि आप देखिए कि इससे प्राइम मिनिस्टर भी हमारे ट्रेनिंग कर रहे थे पहले, दूसरे, तीसरे राउंड तक, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। इसलिए पार्टी को विचार करना चाहिए, इनके जो वर्कर थे, इनके वोटर थे, ये सब कहाँ चले गए। जब मंदिर बन गया, मंदिर बनने के बाद इस तरह की बातें आई सामने की वोट क्यों गिरा परसेंटेज, तो इसलिए सोचने का विषय ऐसा है कि इनके अध्यक्ष और मौर्य जी चलिए ठीक है सर, आपकी आवाज भी स्पष्ट रूप से हमारे पास नहीं आ पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, समय का भी क्योंकि अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।